वहाँ से सीधे गेस्ट लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ। देखिए, पूनाराम डूडी, उप निरीक्षक थाना मेड़ता सिटी, सीबीआई को दिए बयानों से। तो अब हम सीधे वहीं से बातें करते हैं, और हमारे साथ हैं राजस्थानी वाइब्स एसके हैं। हाँ जी, राजस्थानी वाइब्स एसके, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। ओके ओके ओके। और फिर यहाँ पे हमारे साथ अशोक मेघवाल जी भी जुड़े हैं। अशोक मेघवाल जी, आपका बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। जी, शुक्रिया जय हिंद। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आ, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से जो डांगा वास है वो कितना दूर है? राजस्थानी वाइब्स, आपको इसकी जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम की? किससे बात कर, मेरे से या अशोक जी से पूछ लो? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं जी। जानकारी का नहीं, मैं तो हमारा हम पीड़ित प्रवासी है ना, हम तो। अच्छा, ओके, आप पीड़ित परिवार से। आप क्या मैं नाम जान सकता हूँ या? मेरा नाम गोविंद राम है। आप, अच्छा, गोविंद राम जी, जो अभी मैं जो नरेट कर रहा था उसमें जो गोविंद राम जी थे, आप ही हैं जी? ओके ओके, बहुत बढ़िया। आप हमें ये बताएं कि ये जो घटना हुई है अभी 2 दिन पहले, 40 जो आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस फैसले से ये फैसला कैसा है? आप इस पर अपनी विचार रखिए। सर, ये फैसला तो जो माननीय न्यायालय ने दिया था उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है अभी लोग। हाँ हाँ, आप संतुष्ट नहीं हैं, क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और 11 लोग इंजर्ड है। इसमें सीबीआई ने जांच भी की थी और इसमें 40 आरोपी बनाए थे। ये जांच हुई, इतना मीडिया कवरेज हुआ, सारी चीजों के बाद से भी न्यायालय ने 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये कैसे, मतलब न्याय व्यवस्था कैसी है कि कैसे इनको कर दिया, इनको बरी कैसे कर दिया? बरी तो वो तो न्यायालय ने ना कहाँ जाने कहाँ से जजमेंट पेश करके सभी को बरी कर दिया सर। अच्छा, आप लोगों के तरफ से इसको कौन पेश कर रहा था न्यायालय में? हमारी तरफ से सीबीआई कर रही थी, सीबीआई का पीपी आता था। ओके, मतलब कि जो सीबीआई है यानी सरकारी तंत्र है, वो पीड़ित पक्ष को रख रही थी और उसके बावजूद भी बरी कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई ने अपना पक्ष कमजोर रखा। सकता है, क्योंकि ये तो सीबीआई जैसी संस्था अगर यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ और इसको अगर सही से नहीं रख रही है तो ये तो सीबीआई पे सवाल उठता है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, अगर आप बताना चाहें, अगर आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा इस घटना को जानकारी दीजिए पब्लिक को जी। सर, ये रतनाराम का खेत था जी मेरे ताऊ जी है रतनाराम जी, बड़े पिताजी जी। और उस खेत को विवाद को लेकर के 14 तारीख ये मई में शुरू हुई थी सर ये घटना। 10 मई को यहाँ आवास में एक पंचायत इकट्ठी होती है। ओके। और पंचायत इकट्ठी करके हमारे परिवार के लोगों को बुलाने के लिए भेजते हैं किसी, तो हमारे परिवार के दो तो वो लोग बाहर निकलते हैं, उनको साथ में लेकर नहीं जाते कि ये तो बच्चे हैं, इनसे क्या करेंगे, इनका क्या काम है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर गांव में वो एक कलेक्टर के नाम से ज्ञापन बनाते हैं कि भाई रतनाराम के परिवार ने अवैध कब्जा कर लिया। अच्छा, वो लोग गाँव में इस तरह से प्रचार फैलाते हैं कि आप लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाँ, वो ज्ञापन बनाते हैं कलेक्टर से। अच्छा, वो फेक एक वो बनाते ज्ञापन, जबकि वो जमीन पहले से ही आपके ताऊजी के नाम पे थी। हाँ, रतनाराम जी के नाम, पहले उनके पिताजी और अभी भी उनके नाम की है। अभी भी उनके नाम की है। ओके। रतनाराम। तो उसके बाद में वो 11 तारीख को नागौर जाते हैं कलेक्टर के पास। ओके। कलेक्टर उनको 7 दिन का टाइम देता है और कहता है कि भाई न तो हम हटा सकते हैं उनको और नहीं आप हटा सकते हो, और हम कोर्ट के जरिए उनको हटवा सकते हैं। अच्छा, ये लोग अपना वो करते हैं। और 14 तारीख को फिर से इकट्ठा होकर के ये वहाँ खेत में जाकर हमारे परिवार के 16 आदमी रहते हैं खेत में, उन पर बोल दो 250-300 आदमी इकट्ठा होकर के ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, पिकअप, मोटरसाइकिल से हथियार से लेकर वहाँ जाते हैं। 14 मई को? हाँ, 14 मई 2015 को। 2015 को। ये पूरे कितने लोग होंगे अमूमन? 200-250 लोग?
250-300 लोग। 250। और ये कौन से जाति के लोग थे? ये सारे जाट जाते। पूरे जाट लोग थे। ओके। फिर ये लोग वो सारे लोग मिल के अब पहुंचते हैं जहां आप लोग रहते हैं। वहाँ पर वहाँ हमला करते हैं जिसमें हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देते हैं ये लोग, और ओके। 11 लोग इंजर्ड होते हैं। अच्छा, 5 लोगों की हत्या करते हैं, 11 लोगों को इंजर्ड कर देते हैं। तो इस दौरान में पुलिस उस समय नहीं आती है, इतनी बड़ी जब घटना हो रही होती है तो? हाँ, पुलिस तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में आती है। 1 घंटे बाद आती है। तो वहां से कितना दूरी है पुलिस के आने का? 3 किलोमीटर का रास्ता है मेरे ख्याल से, फिर 3-4 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर है तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा फिर तो। 10 मिनट का समझ लो सर। हाँ, 5 मिनट, लेकिन 1 घंटे बाद आती है। फिर भी 1 घंटे बाद आती है। तो वहां पे जो पुलिस हैं वो लोग किस जाति से हैं? पुलिस सर उस टाइम तो डिप्टी से लेकर के रेंड कांस्टेबल तक सारे जाट थे सर। पूरे के पूरे जाट लोग थे। ओके। मतलब पूरा जाट तो बहुली गांव है, पूरा जाट बहुली है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो इनको तो पता होगा ना, जब इतने सारे जाट इकट्ठा हो रहे हैं तो एक जाट चाहे पुलिस में हो उसको नहीं पता चलेगा कि ये जाट क्यों इकट्ठा हो रहे हैं हमारे भाई बंधु? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस है जो 3 किलोमीटर के ही दायरे में है, तो अगर सारे जाट एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो पुलिस वालों को भी पता होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, उनको तो एक खबर रहती है ना, मुखबिर तो हर जगह रहते हैं उनके। पुलिस वालों को तो पता ही रहता होगा, पुलिस वालों का नहीं। लेकिन वो तो इसके बाद से, हाँ, इसके बाद से ये लोग हमला करते हैं, हमला करके मार देते हैं 5 लोगों को और बाकी लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद से क्या होता है फिर? इसके बाद में सर फिर वो संगठन और हमारे समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पर भरोसा नहीं करते। फिर अच्छा, ये हॉस्पिटल में की भी एक घटना आई थी, हॉस्पिटल में जो ले जाया गया घायलों को। हाँ, तो क्या वहां पे भी इन लोगों ने हमला किया था? हॉस्पिटल में जब गए थे ना, जो जैसे रेफर किया था उनको, मैं एम्बुलेंस में बिठाने के लिए बाहर गेट पर गया था, तो इन लोगों ने मेरे साथ भी मारपीट की थी। अच्छा, ओके। तो वहां पे कितने लोग पहुंचे थे हॉस्पिटल में? वहां पे काफी भीड़ लगी हुई थी बाहर। अच्छा, मतलब ये लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाह रहे थे, हर व्यक्ति को मार देना चाह रहे थे। अच्छा, इसके बाद से फिर क्या होता है? ये जब घटना आती है सामने, इसके बाद से में सर इसमें फिर वो अपने हमारे समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, 36 कौम के लोग भी आते हैं इसमें। फिर सीबीआई को, पहले सीआईडी सीबी को जांच सौंप दी, लेकिन सीआईडी सीबी। अच्छा, सरकार किसकी थी? गवर्नमेंट किसकी थी उस समय? बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और अभी बरी हुए हैं ये भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट में। और एमएलए भी बीजेपी का है, वो भी ऐसे का वो भी नहीं बोल रहा है अभी। अच्छा, एमएलए भी वो बीजेपी के ही हैं। ओके। तो अच्छा, इसके बाद से जो धरना प्रदर्शन होता है और केस को सीआईडी सीबीआई को सौंपा जाता है, तो अभी पिछले 11 साल से केस चल रहा था, यही ना? नहीं, सीआईडी सीबीआई के बाद में सीबीआई को सौंपते हैं सर। अच्छा, ओके, उसके बाद से सीबीआई को सौंपा जाता है। तो सीबीआई तो देश की एक बहुत स्ट्रांग संस्था मानी जाती है, वो ऐसे इतना लचर कैसे प्रदर्शन कर सकती है? सर वो फिर सीबीआई जांच करती है, हमारे परिवार के लोगों को 1 से 1 बयान भी दर्ज करती है, 40 लोगों को मुलजिम बनाती है फिर, और उसके बाद में कोर्ट में चालान पेश करते हैं और हमारे परिवार के लोगों को 3 बार बयान करते हैं। अच्छा, ये जो फैसला आया है इसके बाद से सीबीआई ने क्या ऐसा कहा कि मैं इसको, अगर कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, मैं इसको हाई कोर्ट में ले जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, ऐसा सीबीआई का बयान आया कुछ? सीबीआई का वकील ने बोला था कि भाई हाई कोर्ट ले जाएंगे। किसने बोला था ये बात? सीबीआई के पीपी और एक इंस्पेक्टर थे, उनसे बात हुई थी, वही आते हैं यहाँ पर दिल्ली से। अच्छा, ओके, वो हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। ओके, इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। ओके, तो कुल मिला के साथियों आप देख सकते हैं गोविंद राम जी सीधे पीड़ित ही परिवार से हैं और उन्होंने ये सारी चीजें बताई, इस घटनाक्रम को किस तरह से चल रहा है। अशोक मेघवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान में
जो मेघवाल जाति है उसके साथ आए दिन इस तरह की घटना सुनने को मिलती है। एक बच्चे को सुनने को मिला जब वो पानी पी रहा था घड़े से, उसको मार दिया गया। एक जो मूंछ रख रहा था लड़का, उसको मार दिया गया। और इवन आपने भी बताया था कि खेतों के जमीनों के मामलों में किस तरह से ये झगड़ा, ये क्या वजह है इसकी? मैं इसको थोड़ा सा आप बताएं, डिटेल्स बताएं, क्या क्यों ये सी चीजें देखने को मिलती हैं? देखो कि सर पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी और वो सामने नहीं आती थी। और आज क्या होता है कि सबसे अगर मैं प्रमुख बात कहूँ तो जो राजस्थान में ऐसी कम्युनिटी है उसमें मेघवाल हैं। वो पढ़े लिखे भी हैं और अम्बेडकराइट हैं। और वो क्या होता है कि हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, गुलामी सहन नहीं करते हैं। और ये बात क्या होती है कि देखो जैसे अभी गोविंद जी जुड़े हुए हैं तो उनका गांव डांगावास है, तो वहाँ पूरा जाट बाउली है। तो मतलब कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी, उनको वहाँ बुलाया था। पहली बात तो पंचायत कौन होती है बुलाने वाली, तो ये कानूनी काम भी नहीं था क्योंकि उन्होंने कानून से ऊपर जाके पंचायत बिठाई गाँव में। मैं भी डंगावास गया था 2024 में गया था, मैं किसी काम से गया था। तो फिर मैं गोविंद जी के मतलब वहाँ खेत में मैं देख के आया था। और उस समय उनका मतलब केस का फाइनल एग्रीमेंट चल रहा था, तो मैंने कहा फैसला आ जाएगा। तो देखो 2026 में गया था और 2026 से अभी फैसला आया। तो उन्होंने, मैं वहाँ गाँव भी गया था, वहाँ एक मतलब वहाँ सप्पा लगी हुई है, पूरे मतलब झाट बैठते हैं। अब वहाँ क्या पूरा बाउली है। उन्होंने पंचायत बुलाई कि भाई आप ये आओ ये आओ, जबकि उनका मामला कोर्ट में था। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो पंचायत कौन होती है, जाती है, जैसे आप बोलते हैं ना हरियाणा में होती है खाप पंचायत, वही बात है। तो ये गोविंद जी जैसे कहा कि ये वहां नहीं गए, क्यों जाएंगे? ये इनका मामला कोर्ट में है, जबकि जमीन इनकी है, जमीन इनकी है। और इन्होंने मतलब कि मीडिया में भी मैंने पढ़ा है, कह रहे कि भाई जमीन इन्होंने गिरवी रखी थी, तो इन्होंने पैसे वापस दे दिए उनको कि भाई आपके पैसे लो, हमारी जमीन वापस दो आप। बस फैक्ट है, क्योंकि उस समय हमारे लोग क्या होता कि पास में पैसे नहीं होते हैं तो साहब की जमीन गिरवी रख ली, तो वापस पैसे भी दे दिए। फिर भी मतलब वो कह रही जमीन तो हमारे नाम की, जबकि कब्जा फिर उनका। देखो कानूनी रूप से तो जमीन इनकी है आज भी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब जमीन गिरवी रखी और पैसे खा लिए, पैसे नहीं दिए, ऐसी बात भी नहीं है। पैसे दे भी दिए इन्होंने वापस। ये 1967 की बात है, जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है बाकायदा। इसमें जो पीड़ित पक्ष गोविंद जी हैं, तो इनके परिवार की कोई गलती नहीं है। तो पंचायत में नहीं गए, तो ये बात उनको अखर गई और उनको लोगों को भेजा। मतलब एक प्रकार से कानून से ऊपर जाके उन्होंने ये वाक्यांश किया, ये घटना को अंजाम दिया। बहुत निंदनीय घटना थी और ये जाकर डंगावास 2015 में घटना हुई, बहुत दुखदायी थी। और इसमें मैं कहूँगा देखो सीबीआई की जांच जहाँ तक मैंने देखी है, इसमें सीबीआई का बहुत पक्ष मजबूत रहा है। और मैं कहता हूँ कास्ट फैक्टर होता है। अभी काफी टाइम से मेरे टाइम में जज नहीं था, काफी मतलब सुनवाई नहीं हो रही थी, और अचानक उन्होंने फैसला दे दिया अचानक से और बरी कर लिया। और मुझे लग रहा है कि इसमें हाई कोर्ट बिल्कुल इस मामले में रिलीफ मिलेगी। और जहां तक मैं भी प्रयास करूंगा गोविंद जी की और इस केस में, हम लोग हाई कोर्ट से, मैंने पहले भी कहा था मेरे केस में भी ऐतिहासिक फैसला मैं लेके आऊंगा और गोविंद जी के साथ में हम लोग। और देखिए आप 2015 में मेरठा एसडीएम ने इनकी जमीन सीआरपीसी 145 में कोड कर रखी है, और अभी भी उस पर शायद गोविंद जी अभी सरकार कब्जा है ना उस जमीन पर। हाँ, सरकार का कब्जा अभी भी। हाँ, तो देखिए आप सर कि सेम टू सेम 2021 में मेरी जमीन भी इसी प्रकार से हादसा हुआ था। बस ये है कि हम लोग बच गए, हम लोग मरे नहीं। और मैंने बस ये की कहा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। फिर मैंने वकालत की पढ़ाई की और कैसे भी करके संघर्ष करके मैंने वो जमीन का कब्जा वापस ले लिया और जंग जीत ली। दूसरा देखो, जैसे अभी पाली में मूस रखने वाली वही हत्या हुई थी, उसमें क्या था कि वो जितेंद्र मेघवाल वाला केस था। उसमें भी सेम देखो कंडीशन ये था, उनका SC/ST के मुकदमा हो रखा था पहले, तो उसने समझौता नहीं किया तो उसको मार दिया। जालोर वाला केस देख लो आप, जालोर वाला केस इंद्र मेघवाल था, जो बच्चा था मटके से पानी पिया था सर। उसमें पुलिस SIT उसमें गठित हुई थी, उसमें देवाराम चौधरी जो सिरोही के एडिशनल SP थे, उसमें SIT के सिप थे। तो इन्होंने इतना रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब कि इतना गलत अनुसंधान किया। 80 गवाह राजपूत पक्ष से, कितने देखिए आप, 80 गवाह राजपूतों से लिए, आरोपियों से लिए, मेरे केस में भी ऐसे लिए। और वो आने वाले टाइम में मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखो आने वाले टाइम में वो जालोर केस है, उसमें भी वो आरोपी बरी होगा। मतलब इतना, क्योंकि जालोर राजपूत बाहुल्य है, डांगावास जाट बाहुल्य है, तो कास्ट फैक्टर मतलब इतना महत्व रखता है कि जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बातें इनको हजम नहीं होती है। ये लोग ये चाहते हैं कि बोले देखो जाट हो या राजपूत, मैं किसी पर्टिकुलर जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि इनमें जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो आज भी जिंदा है।
तो ये खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म तभी होगी जब इसमें आरोपी हैं उनको कठोर सजा मिले। अब मेन फैक्टर क्या है सर इसमें ऐसा है कि हम लोग, मैंने पहले भी ये 2022 की बात है, उसमें राजस्थान के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे खिलल लाल बैरवा, और इन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया था, मैं भी उनको साथ था। तो हम लोगों ने मांग उठाई थी कि राजस्थान में दलित अत्याचार निवारण कोर्ट बने और उनको फास्ट ट्रैक का दर्जा दिया जाए। अब जैसा गोविंद जी जुड़े हुए हैं, 2015 का मामला 2026 में फैसला है। 11 साल कम नहीं होता सर। 11 मतलब की साल हो गए और 5 जाने गई है और 11 इसमें इंजर्ड हुए, जैसे गोविंद जी ने बताया है। तो 11 साल इन्होंने संघर्ष किया, दुखी हुए, इतना किया और बरी हो गई। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन सकता? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता तो शायद 1-2 साल में फैसला होता, गवाह भी टाइमली बढ़िया गवाह देते, बयान देते और टाइमली जजमेंट भी आता। तो इस प्रकार से मतलब कि जब तक न्यायपालिका में सुधार नहीं होगा कि दलितों के लिए टाइमली सुनवाई हो और टाइम पे जजमेंट आए, उसमें गवाह हॉस्टल भी नहीं होता है, गवाह की याददाश्त भी तेज रहती है, गुमराह न हो और टाइमली हो, तो थोड़ा 11 साल इन्होंने संघर्ष भी किया और 11 साल बाद में भी ये भी आज पीड़ित है। और मैं भी उसी श्रेणी का गोविंद जी के जैसा ही हूँ। मैंने जमीन का केस तो जीत लिया, लेकिन SC/ST एक्ट वाला मामला वो भी हाई कोर्ट विचाराधीन है। तो ये सारी घटनाएं देखो क्या होता है कि पूरा एक इनका मतलब कि जो में बैठे हुए हैं अलग अलग, जैसे अभी पश्चिम राजस्थान है ना, पश्चिम राजस्थान में जाति अत्याचार सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ क्या कि पश्चिम राजस्थान में जाट हैं और राजपूत हैं। बाकी मतलब राजस्थान में थोड़ा अलग, जो पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, वहाँ इतना कम होता है क्योंकि वहाँ थोड़ा एजुकेशन भी है और लोग अपने कामों में ध्यान देते हैं। और इधर क्या है कि इनका मतलब कि इतनी मतलब तादाद है, जैसे डांगावास हो गया, मैं वहाँ गया तब मालूम पड़ा कि मतलब कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां बहुत कम मिलती है और वो तेजस महाराज है, पूरी मूर्तियां उनकी है। और मतलब कि कहते हैं कि भाई सरा है। मैंने आज एक ट्वीट भी किया है, मैं जमीन हमारी है, जमीन गोविंद जी की है, तो मतलब जमीन आपको पैसे दे दिए तो और आप भी आज जमीन के लिए लड़ रहे हो। मतलब जाटों के पास जमीन नहीं है क्या? जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन जाटों के पास में है। तो आपने जमीन के लिए 11 लोगों की आपने जान ले ली और 11 लोगों नहीं सॉरी 5 लोगों की जान ले ली और 11 इंजर्ड कर लिए और आज खुशियां मना रहे हैं। एक कोई वहां का मेड़ता का जाट है, उसने मुझे जैसा ही ये फैसला है उसने मुझे कोट किया ट्वीट पे कि सत्यमेव जयते और डंगावास में हमारी जीत हुई। तो मुझे मालूम पड़ा मैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो मतलब कि उसने मुझे छिड़ाने के लिए ट्वीट किया क्योंकि मैं आवाज उठा सकता हूँ और मतलब कि अशोक मेघवाल देखो ये हम जीत गए। तो उनकी मानसिकता देखिए आप। मतलब अभी भी वो ये मानता है कि हमने हत्या कर ली और आज भी हम लोग निर्दोष हैं। तो मैं तो ये कहूंगा गोविंद जी को कि आप बिल्कुल बेखौफ रहिए। हम लोग हाई कोर्ट में बिल्कुल जितना होगा हर संभव मैं भी आपकी कानूनी हेल्प करूंगा और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे बिल्कुल। जी, बहुत खूबसूरत अशोक मेघवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गोविंद जी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी आप लोग कैसा आप लोगों का माहौल है? जैसे 11 साल से किस तरह के परिवेश में आप लोग रहे हैं? मतलब आपको डर के माहौल में रहते हैं? क्या आपको अभी भी डर लग रहा है कि ये लोग कुछ इस तरह की घटना फिर कर सकते हैं? जी। डर तो कुछ नहीं लगता सर। अब डर की बात ही क्या है, इससे बड़ा डर और क्या होगा। जी। तो आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पूरा देश आपको अभी देख रहा है, सुन रहा है। आप बिल्कुल लड़ें और इस तरह से आगे बढ़ें। अशोक जी, आपने जो अभी बात कही इन लोगों की मानसिकता की, तो ये इनकी जो मानसिकता है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज ही की नहीं है, पूरे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को हम लोगों ने खंगाला। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहूंगा इन लोगों का जो प्रतिक्रिया है, क्या क्या इन लोगों की प्रतिक्रिया रही है, उसका भी हम लोग सोशल मीडिया पे इन्होंने कलमबद्ध किया है। तो उसमें ये लोग वो बोल रहे हैं कि मतलब पुलिस प्रशासन और मीडिया, मतलब उसमें भी ये लोग अपनी अकड़ ही दिखा रहे हैं कि हम अच्छा किए हैं, ये किए हैं, वो किए। तो सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चलती रहेगी, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो ये बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अभी राजस्थान में जैसा कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है और मैं डिमांड ये उठा रहा हूँ कि इसमें देखो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, उसको भी मैंने मतलब टैग किया है, कानून मंत्री जी को भी और भजन लाल जी को रेगुलर करता हूँ कि आप इस मामले में
आप हाई कोर्ट में लेके क्यों नहीं जा रहे हो आप? ये पीड़ित थोड़ी जाएगा, सरकार हारी है वहाँ पर, सरकार केस हारी है, सीधे केस हारी है, सरकार हारी आप है, अपील बिल्कुल सही करो, बात है। आप सरकार अपील करेगी, पीड़ित थोड़ी अपील करेगा। अब पीड़ित जैसे भी देखो मेरा भी केस हुआ तो मैं वहाँ जैसे मेरे तो साज फ्रेम भी उनको डिस्चार्ज किया था। सार इनको तो मतलब कि फुल ट्रायल के बाद में डिस्चार्ज किया है, मेरा तो सार्स फ्रेम पे डिस्चार्ज किया था। तो मतलब कि क्योंकि जमीन सेम केस है मेरा इनका, जैसा कि डंगावास केस है मेरा केस है। मेरा ये था कि मेरा जमीन प्लॉट का था आबादी का और इनका खेत का मामला है। तो पुलिस ने क्या कहा था कि ये जमीन पर कब्जा अशोक का नहीं है, किसका है, आरोपियों का है। जबकि अभी मैंने कोर्ट से साबित कर लिया कि भाई कब्जा मेरा था और मैंने कब्जा ले भी लिया। और अभी देखो हाई कोर्ट में भी अभी सुनवाई है मेरी, और सेशन कोर्ट से मेरे पक्ष में फैसला आ गया। सेशन कोर्ट ने भी ये कहा कि जमीन अशोक मेघवाल की थी और कब्जा इनका जायज था और आज मेरा कब्जा है, मैंने मकान भी बना लिया। अभी हाई कोर्ट जाऊंगा तो ये जजमेंट पलटेगा वापस, सेशन जो इनको डिस्चार्ज किया था। तो बात ये कि ये इस दंगावाद से भी लागू होती है कि भाई जब ये केस हारे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आप अपील कीजिए। आप कानून मंत्री इस पे मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, और तमाम जैसे अभी इसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनको मैंने काफी बार मतलब ट्रोल किया ट्विटर पे कि अगर आपकी सरकार थी तो आपने उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं खोले? अगर खोलते तो ये ऐसे मतलब कि टाइमली हमें न्याय मिलता, टाइमली सुनवाई होती। क्योंकि आप लंबे लंबे हेयरिंग कराओगे और क्योंकि क्या होता है कि लंबे ट्रायल के दौरान आरोपी पक्ष होता है, उनके वकील वो महंगे महंगे वकील करते हैं और फिर वो गवाहों को, पीड़ित को इतना मतलब जानबूझ के टाइम खींचते हैं, जानबूझ के उसको खींचते हैं। कोर्ट के अंदर जब ये होता है मतलब कि बहस होती है, ये होता है तो मतलब गवाहों को इतना परेशान करते हैं, क्या बुलवा देते हैं, ये मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। तो मतलब कि अभी मेरता विधायक है तो उनका भी उनका बर्थडे था, तो उनका मतलब ये आया कि ऐसी घटना हुई, निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, हम लोग प्रेम पैसा बनाने के। अरे विधायक साहब, लक्ष्मण जी गहलोत साहब, आप विधायक हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार हारी है तो आप अपील कीजिए, बात खत्म। दूसरी बात तो क्यों कह रहे हैं आप? घटना हो नहीं, आप अपील कीजिए, बाकी हम देख लेंगे कोर्ट में, तो सरकार अपील करे, बाकी हम तो अपील करेंगे ही, सरकार अपील करे, बात खत्म, दूसरी कोई बात ही नहीं है, हैं? और दूसरा इसमें ये गोविंद जी का जैसे अभी एसडीएम कोर्ट मेरता में इनका जमीन कूड़ के हैं, तो इसमें जितनी हेल्प होगी मेरी भी मैं करूंगा इनकी, क्योंकि सेम जजमेंट मैंने इसमें लाया है एसडीएम कोर्ट से, रोड से मैंने, और मैंने केस जीता है, वही का वही इसमें भी लागू होगा और बिल्कुल प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे। लेकिन ये है कि अभी राजस्थान में ये जो मतलब कि मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि इसमें जितने भी जाट नेता हैं, जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष तो हमारे टीकाराम जूली ने बोला है, कांग्रेस के इसमें मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट है, चुप है। नागौर के हनुमान बेंजोर आप जानते ही होंगे, वो भी चुप है, एक ट्वीट नहीं किया। जितने भी जाट नेता है एक भी नहीं बोल रहा है। अच्छा, जाटों में से एक भी नेता सामने नहीं आया कि हाँ भाई हमें एक भी नहीं बोला, मतलब एक भी नहीं बोला, मतलब एक, हाँ, इससे बड़ा जातिवादी संरचना क्या देखने को मिलेगा? यही तो जातिवाद है ना भारत का। उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया, बताइए आप। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? बहुत विडंबना है ये। और मैं यही कहूँगा जो लोग भी देख सुन रहे हैं सब लोगों से कि इसीलिए अम्बेडकराइट होना जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों, आगे बढ़ना जरूरी है, अपने संगठनों से जुड़ना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें अगर फाइट करना है, इनसे लड़ना है, तो शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है, इसी से हम इनका फाइट कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजस्थानी वाइब्स एसके जी। आप आगे भी अगर आपको इस तरह की कुछ भी होगा आप जरूर जुड़िएगा। मैं पहले भी आपसे जुड़ा था, आपने बहुत हेल्प की और हेल्प मिली मुझे, तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं देखो संघर्ष किया, मैं जीता भी हूँ। और गोविंद जी जैसे पीड़ित परिवार से, इनसे भी हम लोग कहते हैं कि आप डरे नहीं, हार नहीं माने, हम सब साथ है आपके, बिल्कुल लड़ेंगे, हारना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी हारना नहीं है, आप लड़िए और देश पूरा आपको देख रहा है, सुन रहा है, और बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, इसको आप आगे बढ़ें। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने जुड़कर और यहाँ पे लाइव में ये बातों को रखा। जी शुक्रिया, जय भीम। जय भीम। हाँ, तो साथियों यहाँ पे एक बात और बहुत जो बात थी यहाँ पे कि इस पर ये जो हत्याकांड आपने देखा कि इन लोगों ने जुड़कर यहाँ पे ये सारी बातें बताई, आप देखिए जाट समाज की क्या प्रतिक्रिया है।
एक्चुअल में आपको जातिवाद समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, तो दूसरा जातिवाद का घिनौना चेहरा यहीं पे समझ में आता है जब जो कहा जाता है ना कि किसी ने गलत किया है तो आप उसकी गलती को जाति के आधार पर उसको सही ठहराने लगते हो, ये भारत का जातिवाद है।